अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, फैसले की घड़ी करीब आ पहुंची है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस मुंतखब करने का इख्तियार 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के हाथ आ चुका और आज पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास जो 4 बजे रखा गया था, जो 4 बजे होना था, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ के अरकान ने कमेटी का बायकॉट कर रखा है, इस वजह से इजलास को अब रात 8 बजे तक रीस्केड्यूल कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि बैरिस्टर गौहर साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर को मनाकर इजलास में शामिल करने की कोशिश की जाए। यानी हुकूमत ये तासुर दे रही है कि वो इत्तफाक राय से, कंसेंसस से चीफ जस्टिस के नाम पर इत्तफाक करना चाहती है, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई अभाम या तनाजा ना खड़ा हो। अब दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई की सियासी कमेटी में यह फैसला किया गया कि पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट किया जाएगा, लेकिन वाकिफान हाल कहते हैं कि इस हवाले से पीटीआई में वाज़ेह तकसीम देखी गई। चीफ जस्टिस तकर्री की पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट करने पर पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटी में रहनुमा उलझ पड़े और एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाते रहे। जराये के मुताबिक इजलास के दौरान बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने की हिमायत की, जबकि सलमान अकरम राजा समेत अक्सरियत ने मुखालिफत करते हुए एक दूसरे को खरी खरी सुना दी। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और पार्लिमानी कमेटी के नाम उनकी मुशावरत के बगैर किसने दिए। जब तरमीम कोई नहीं मानते तो पार्लिमानी कमेटी में शिरकत क्यों होनी चाहिए। जराये के मुताबिक कोर कमेटी ने पार्लिमान में भरपूर एहतजाज न करने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अक्सरियती अरकान का कहना था कि हमारे अरकान को या मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए या फिर तमाम को जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए था। अरकान ने कहा कि 10 या 12 अरकान जाने से फ्रेंडली ऑपोजिशन का तासुर मिला। हमारे कारकुन और मकामी रहनुमा इस सारी सूरत हाल से मायूस हैं। ताहम अरकान कोर कमेटी ने बैरिस्टर गौहर और अली जफर की वजाहतें मुस्तरद करते हुए कहा कि किसने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम दिए और किस किस से मुशावरत हुई बताया जाए। नाम दिए हैं या नहीं, कोर कमेटी और सियासी कमेटी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। अब तहरीक इंसाफ में वाज़ेह सफ़बंदी नजर आ रही है और इसी सफ़बंदी की निशानदही वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लिमान के सर पे क्यों डालते हैं, स्पीकर के सर पे क्यों डालते हैं। अगर आपके अंदर इत्तेफाक नहीं है कि आपने इस नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनना था और आईनी मसवदे पे बात नहीं करनी थी, आप ना करते। आप लोग क्यों मौलाना फजल रहमान के पास बार बार जा रहे थे, आप कहते हैं बात नहीं करते। और अगर आपको इतराज था तो पार्लिमानी कमेटी के नाम भी अपनी मर्जी से दिए हैं, उसमें शरीक ना होना इनकी मर्जी है, मगर आपस के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। सवाल तो ये भी है ना कि आज़ाद अरकान पर यह डिफेक्शन क्लॉज कैसे लगेगी, क्योंकि अभी तक तो मखसूस नशिस्तों का फैसला ही नहीं आया और मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज जो अक़लियती नोट है वो भी सामने आया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी इस हवाले से एक जो है वजाहती नोट दिया है और उसके अंदर जो पर्टिकुलरली जो 8 रुकनी बेंच की जानिब से वजाहत दी गई थी उसको उठाकर, यानी यूँ कह लीजिए कि वो कहा गया है कि ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा। अदालती महाज पर जब तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ सामना हुआ है तब तनाव की कैफियत ही नजर आई है। यहाँ तक कि पीटीआई वकला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को धमकाते हुए भी नजर आए, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इन सबको बालाए ताक रखते हुए हमेशा प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश की है। पीटीआई और चीफ जस्टिस में बड़े इख्तलाफात की बड़ी वजह मखसूस नशिस्तों का केस रहा, जिसके खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना फैसला सुनाया था। मखसूस नशिस्तों के केस में इसका अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अक़लियती फैसले में इजाफी नोट भी लिखा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट तहरीर किया है, जिसमें कहा गया है कि फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फ़र्ज़ है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके उन्हें दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि पाकिस्तान का आइन तहरीरी है और आसान ज़बान में। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मज़ीद लिखा कि उम्मीद करता हूँ अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों की तस्हीह करेंगे। बरातर जजेस यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मज़ीद कहना था कि बदकिस्मती से अक्सर मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। मेरे साथी जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे और उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती जजेस इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। उन्होंने इख्तलाफी नोट में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मेरी राय के खिलाफ गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अक्सरियती जजेस की राय पर भी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने लिखा कि जो 8 रुकनी अक्सरियती जजेस के फैसले की जो हैसियत है वो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 8 अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक अपीलें निपटाई नहीं। जब अपीलें ही निपटाई नहीं गई तो केस ज़ेर इल्तवा समझा जाएगा और 8 जजेस ने अपीलें ज़ेर इल्तवा रखकर पीटीआई और इलेक्शन कमीशन को नई दरखास्तें दायर करने का कहा।
हतमी फैसला नहीं हुआ, इसलिए अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद ना करने से तौहीन अदालत नहीं लगेगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा के, और लगता यह है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जिस पर वो के ऊपर जो अक़लियती नोट लिखकर बहुत सारे मामला को क्लियर करके जाना चाहते हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं, और इसका मकसद भी यही है कि केसेस के फैसले तहरीर किए जाए, तो उस सिलसिले की एक पहली कड़ी है जो आज देखने को मिली। अब सवाल यह है कि आज चीफ जस्टिस का लाइकली इंतखाब होना है। 3 का पैनल मौजूद है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी में से किसी एक को चुना जा सकता है। अब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होते, जो कि हुकूमत लाइकली नहीं चाहेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, और अगर मंसूर अली शाह साहब कोई चीफ जस्टिस लगाना होता है इस हुकूमत ने, तो बादी नज़र में इतनी जो लंबी प्रैक्टिस है या एक्सरसाइज है जो हुकूमत ने की है, जो कलाबाजियाँ खाई हैं, वो ना खानी पड़ती। और जस्टिस मुनीब अख्तर से भी इख्तलाफ हुकूमत का मौजूद है। अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला होना है। 12 रुकनी कमेटी में से 2/3 मेजॉरिटी फैसला करेगी। अगर लाइकली जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस लगाया जाता है तो फिर तो मामला हल हो सकता है, लेकिन याहिया अफरीदी साहब अगर खुद इनकार कर देते हैं तो फिर क्या होगा? इस पर 26वीं आईनी तरमीम क्या कहती है? एक बात तो वो है जो राना सनाउल्लाह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि फिर चौथे नंबर के इस पैनल के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब 26वीं आईनी तरमीम की रूह से क्या 4th वन को इस 3 के पैनल में शामिल किया जाएगा, या रेस्ट ऑफ द 2, यानी अगर एक इनकार करता है तो बाकी बच जाने वाले 2 में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा? ये भाव जरूर मौजूद है। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि प्रोसेस इनिशिएट हो गया है, 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 4 बजे होना था, रीस्केड्यूल हो गया, लेकिन आज क्या किसी कंसेंसस पे कमेटी पहुंच जाएगी? सिलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आज हो जाएगी? कोई नाम सामने आ जाएगा आज? जी, कमेटी जिस तरह से कि आपने देखा कि वो बन चुकी है, और जाहिर है कि अब उस जो आईनी अमेंडमेंट हुई है उसके मुताबिक जो कमेटी है उसने डिसीजन लेना है। तो मैं समझता हूँ कि ये कमेटी अब डिसाइड कर देगी, और जाहिर है कि वो 25 तारीख से पहले ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल होना है। तो मेरा ख्याल है कि आज या कल तक ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून का इत्तेफाक किस नाम पर है? ये तो देखे कमेटी ने डिसाइड करना है, और मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर तो किसी का नाम अनाउंस नहीं किया। नहीं, मैं कमेटी का पूछ ही नहीं रहा सर, मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पूछ रहा हूँ कि कंसेंसस आपकी जमात का किस नाम के ऊपर है? देखिए, पार्टी ने जो जिस नाम पर भी इत्तेफाक होगा वो मेरा ख्याल है कमेटी के डिस्कशन के बाद ही होगा, या उस कमेटी के अंदर ही होगा, और जो भी नाम डिसाइड होगा वो पूरे पाकिस्तान के सामने आ जाएगा। और जाहिर है कि इसमें काफ़ी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। जाहिर है तीनों जज जो हैं वो अपना अपना एक बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं, तो उनमें से ज़ाहिर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्किल देखी जाएंगी। तो कमेटी की अक्सरियत डिसाइड करेगी, जिसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं, और अक्सरियती राय से जो भी फैसला होगा वो हमारी पार्टी को भी तस्लीम। अली गौहर बलोच साहब, जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का इंतखाब हुआ और कुछ नाम वजीर आजम के पास आए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टेक्स क्रेडिट ऑफ इट कि आपने सीनियर मोस्ट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया। तो व्हेन इट कम्स टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वहां पे आके ये क्राइटेरिया मुख्तलिफ हो जाएगा? नहीं, देखें, आर्मी चीफ का और चीफ जस्टिस का जो है वो एक अलग प्रोसीजर है, और आपने देखा कि नहीं, अब तो आपने प्रोसीजर्स को सेम कर दिया सर। पहले अलग प्रोसीजर था, अब आपने सेम कर दिया है। नहीं, देखें, उसमें पहले भी ये था कि पहले जो मुख्तलिफ अदवार में आर्मी चीफ लगते रहे हैं, वो सीनियरिटी से हट के भी लगते रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर सीनियर मोस्ट बेहतर हो तो सीनियर मोस्ट को भी लगाया जा सकता है। अभी भी इसमें भी ये तो नहीं कहा गया कि सीनियर मोस्ट नहीं लग सकता, लेकिन ये है कि ये कमेटी ने बहरहाल डिसाइड करना है। वो तीनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर मुअज़्ज़ज़ जज हैं और अपना अपना तजर्बा रखते हैं, और कमेटी अक्सरियत राय से जो भी फैसला देगी वो पूरी कौम के सामने आ जाएगा। और आर्मी चीफ का भी आपने देखा कि पहले जूनियर लोग भी लगते रहे, मतलब जूनियर मीन के जो सीनियरिटी में पहले नंबर पर नहीं थे वो भी आते रहे आर्मी चीफ के तौर के ऊपर। तो ये तो देखा जाता है, जाहिर है कि इसमें देखना होता है कि किस आदमी की स्किल जो है वो बाकी लोगों के साथ से बेहतर है। सर, तो मैं उस उसको बेसिस के मौका ऊपर दें। क्राइटेरिया की तरफ तो बाद में आता हूं, लेकिन यहां पे भी क्या कोई जूनियर चीफ जस्टिस लग सकता है?
बिल्कुल, कमेटी के जो तीनों अरकान हैं जिनके नाम रजिस्ट्रार की तरफ से गए हैं, उन तीनों में से ही होगा और उन तीनों में से ही कोई भी हो सकता है। मतलब है ये कहना कि पहले नंबर वाला होगा या तीसरे नंबर वाला होगा या दूसरे नंबर वाला होगा, ये कबल-अ-वक़्त है। ज़ाहिर है 3 नाम गए तो उन तीनों में से एक चुनाव होगा और आइन और कानून के मुताबिक ही। देखिए लाइकली तो जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम सामने आ रहा है, तो क्या जस्टिस जी, याहिया अफरीदी ये ही फेवरेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अभी? देखिए मीडिया के ऊपर तो बहुत सारी बातें चलती हैं और जाहिर है कि एक पहले भी जिस तरह से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम सी नज़र आती थी और उसमें कुछ तकसीम तो जाहिर है कि जो मुख्तलिफ बयानात दिए जाते थे उस वजह से भी मैं समझता हूँ कि मीडिया के ऊपर भी एक हाइप क्रिएट की गई और एक ख़ास पार्टी की तरफ से बार बार एक जज साहब का नाम लेना और उसके ऊपर सियासत करना, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से जो है वो जो आइनी प्रोसीजर है उस पर फिर सवालिया निशान उठते देखिए हैं। उस तो पर्टिकुलर मेरा पार्टी ख्याल ने है अगर एक खास जज साहब का नाम लिया तो इसलिए लिया कि वो सीनियर प्यूनी जज है, और जो प्रोसीजर पहले मौजूद था उसमें सीनियर प्यूनी जज ही चीफ जस्टिस होता है, तो इसलिए नाम लिया जा रहा था कि आप नोटिफाई करें। लेकिन कि आपने देखिए जो देखिए आपके यहाँ क्या ये मामला है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन अगर नहीं तो फिर सीनियर प्यूनी जज भी चीफ जस्टिस नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस कोई और होगा? देखिए अगर आप बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कर रहे हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ही जो लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीजर अडॉप्ट किया तो उन्होंने तो खुद भी सीनियरिटी के बेस पर नहीं किया था और वहाँ पर भी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुंतखब हुई वो सीनियरिटी में पीछे थी और इससे पहले ये भी होता रहा कि जो जज इवन सीनियर नहीं थे उनको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता रहा। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल आइनी तरीका ये है कि 3 लोगों का पैनल है और पैनल के अंदर से ही कोई न किसी एक का फैसला करना है। तो उस कमेटी में सिर्फ पीएमएलएन तो नहीं है ना, बाकी लोग भी हैं, लेकिन बाकी लोगों मेजोरिटी की राय पीएमएलएन से। की है ना सर, और जाहिर है फैसला तो 2/3 मेजोरिटी से होगा। तहरीक इंसाफ तो वैसे ही बायकॉट कर गई है। अब सवाल ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को अगर चीफ जस्टिस नॉमिनेट किया जाता है और वो इनकार कर देते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर जो आइन कहता है उसके बाद जो भी मतलब है कि पैनल के दूसरे 2 नाम हैं उनमें से कोई बंदा आ जाएगा। अगर कोई एक जज इनकार कर देता है जिसको कि मुंतखब किया जाता है, देखिए तो लेट्स उसका से जो भी याहिया अफरीदी साहब को मुंतखब किया जाता है, वो इनकार कर देते हैं, तो रेस्ट ऑफ द पैनल में तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह बचते हैं। फिर इन दोनों में से कौन होगा? तो इन दोनों में से भी ये तो कमेटी डिसाइड करेगी। अगर मैं और आप अपनी राय दे देंगे तो वो मतलब है कि वो तो फिर उसका तो फायदा कोई नहीं है ना, मेरी और आपकी तो राय मैटर नहीं करती नहीं, और पार्टी की मैं तो सर तरफ से आपकी भी, राय चले, पार्टी की तरफ से मैं पार्टी की नहीं आपकी जाती राय मांग रहा हूं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन ऑफ पीएमएलएन है और पार्लियामेंटेरियन है। तो व्हाट डू यू थिंक, आपकी राय क्या है? आप क्या सजेस्ट करेंगे, प्रपोज करेंगे पीएमएलएन को या कमेटी में मैं मौजूद तो अपने एक अरकान को? सियासी मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूँ कि दोनों ही जो जज हैं वो भी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़े काबिल जज हैं और उन दोनों में से किसी को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वो भी मेरा ख्याल है कि भरपूर तरीके के साथ निभाएंगे और ऐसा नहीं है कि पैनल साथ को 3 का पैनल करने के लिए किसी चौथे नंबर वाले जज को इस 3 के अंदर ले आया जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं आप? जी, मैं जहाँ तक मेरे इल्म में है तो उसका प्रोसीजर तो यही है कि जो भी पैनल है 3 सीनियर मोस्ट का वो होगा और अगर आइन ये कहता है, मतलब है कि इसके बारे में मेरा तो नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता कि वो पैनल, अगर आइन में गुंजाइश है कि उस पैनल को दोबारा 3 या 4 में बढ़ाया जा सकता है तो वो ज़रूर होगा। अगर नहीं आइन इजाज़त देता तो आइन से हट के कोई कदम नहीं उठाया जाए। देखिए ये 2 फर्क बातें हैं ना सर। ये 2 फर्क इसलिए है कि अगर कोई एक इनकार करता है तो फिर नीचे जो चौथे नंबर वाले जज हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, वो एलिवेट होंगे 3 के पैनल में। अगर नहीं होते तो फिर अवेलेबल 2 जजेस जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह है, उनमें से किसी एक का नाम बासूरत देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल मुनासिब है। मैं भी आपके सवाल का यही जवाब दे रहा हूँ कि अगर आइन कहता है कि अगर कोई एक इनकार कर दे जिसका के इंतखाब होगा तो उसके बाद अगर आइन ये कहता है कि मजीद 3 जजेस, मतलब 3 का ही पैनल होगा तो फिर जाहिर है अगले 3 आ जाएंगे जो सीनियर मोस्ट हैं। उसमें अगर अमीनुद्दीन साहब आते हैं, उस पैनल में आते हैं तो वो आएंगे अगर आइन में ये लिखा हुआ है।
तो फिर वही तरीका अडॉप्ट किया जाएगा जो आइन कहता है। अच्छा, लास्टली अली गौर बलोच साहब कि क्या आपने अपने इत्तेहादियों को, पीपल्स पार्टी को या फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले कोई यकीन दहानी कराई कि आप फिक्र मत करें, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस किस्म की कोई यकीन दहानी तो नहीं करवाई गई, और ना ही कोई इस किस्म की बात हमने किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से और कभी कोई अपनी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई एक बार फिर आपसी इख्तलाफात के साथ साथ ढेर सारे तजादात का शिकार भी है। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने चीफ जस्टिस का चुनाव करना है, पहले उसके लिए नाम देते हैं, फिर नाम ये कहते हैं कि दिए किसने, हमें पता कोई नहीं है। खुसूसी कमेटी की में शिरकत से बायकॉट कर दिया जाता है। अपनी इस तमाम तर खिफत को मिटाने के लिए, गम गलत करने के लिए अब पीटीआई वफाक पर चढ़ाई, वफाक पर धावा बोलने की धमकी भी दे रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। बसरा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के लिए सबसे पहले आप नाम देते हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि हम इस खुसूसी कमेटी में जाएंगे नहीं, बायकॉट कर देते हैं, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या ये डिफरेंसेस हैं, डिसीजन एक जगह पर नहीं हो रहा, तजादात हैं जिसमें खुद उलझते चली जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिल्कुल किसी भी पार्टी के ये नाम तजवीज़ नहीं किए पार्लियामानी पार्टी के लिए। ये तो जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, जिस तरह मार्शल लगा हुआ है, जिस तरह ये जो टोला है फॉर्म 47 वाला, वो आजाद अदलिया, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की सालमियत पर हुकूमत ने खुद ही एज्यूम कर लिया ये 3 नाम जो पार्लियामानी कमेटी में शामिल किए गए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के माबैन तल्ख कलामी क्यों हुई है सर? कोई तल्ख कलामी नहीं हो रही। ये जो आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उन्हीं की जो टोला है फॉर्म 47 वाला, ये उन्हीं की कारस्तानी है। और ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी शहर के चोर और डाकू सब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर फैसला करेंगे शहर का एसएचओ कौन लगेगा, तो बिल्कुल ना हम इसके अमल का हिस्सा नहीं। बस साहब, मुझे पहले बताइए कि जो 3 नाम इस खुसूसी कमेटी में सामने आए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दिए? एब्सोल्युटली नॉट। ये हुकूमत ने खुद ही अज्यूम कर लिया कि बैरिस्टर गौहर भी इसके अंदर होंगे, और जो बाकी नाम है वो भी इस कमेटी के अंदर होंगे। हुकूमत ने अज्यूम कर लिया। इनको हुकूमत कहना बंद करें। ये हुकूमत होती है अवाम के वोटों से, अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं। ये तो बेचारे सब हारे हुए हैं, ये तो मुसलत की कठपुतलियां हैं के नुमाइंदे। अच्छा, चले आपकी मैं ये बात मान लेता हूं सर, मैं इस आर्गुमेंट को बाय कर लेता हूं। आप तो इस पार्लियामेंट को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर आपने इनके साथ नेगोशिएशंस क्यों की? आप मुज़ाकरात में क्यों आए? फिर उसके बाद जाहिर है कि आपने एक ड्राफ्ट के ऊपर कंसेंसस भी किया और उसके बाद उसी ड्राफ्ट से मुकर भी गए। तो आप क्यों मानते हैं? चलिए, हमें तो आप कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन आप इतने कन्विंस्ड क्यों हैं सर? अपना जरा रिकॉर्ड दुरुस्त कीजिए। पहले दिन से जो हमारा मौक़िफ़ था, आज भी हमारा वही मौक़िफ़ है। कोई हमारे इनके साथ मुज़ाकरात ना हुए हैं और ना होंगे। आप साबित कर दिए एक दिन कि ये जो टोला है फॉर्म 47 वाला, हम तो इनको तस्लीम ही नहीं करते। ये तो सर, जो ड्राफ्ट मंजूर हुआ है, इस ड्राफ्ट पे आपका कंसेंसस नहीं था? एब्सोल्युटली नॉट। मेरी बात पूरी सुन ले मेरे भाई जी। एक दिन बता दें कि हमने या हमारे किसी नुमाइंदे ने इनके किसी भी एक, इस वक्त मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान की अदलिया को हाईजैक कर चुके हैं, पाकिस्तान की अदलिया पर हमलावर हो चुके हैं। ये किस तरह हो सकता है कि इमरान खान जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा हो, जो पाकिस्तान में आइन की जंग लड़ रहा हो, जो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहता हो, जो आजाद अदलिया चाहता हो, जो न्यूट्रल अंपायर चाहता हो, और उसके नुमाइंदे जो हैं वो किसी भी शिक पे एग्री करें। मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमारा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हम एंगेज हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी आपको पता है कि आखिरी वक्त तक तो इन विचारों को भी नहीं पता था कि कौन सी तरमीम आ रही हैं। रात को, रात के अंधेरे में, जब आज से 1 महीना पहले इतवार की रात जो कुछ हुआ, पूरी कौम ने देखा। अच्छा, इनको तो वो जो अस्करी तरामीम या आर्मी तरामीम मिली थी, वो तो आखिरी वक्त तक नहीं पता था। और हमारा जो नेगोशिएशन थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। फिर तहरीक इंसाफ आइसोलेट हो गई, मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी ने तो इन तरामीम के हक में वोट दिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन के अंदर तनहा रह गई या आइसोलेट हो गई? इमरान खान पाकिस्तान है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है, किस तरह आइसोलेट हो गई? आपने तो बड़ी अजीब बात कर दी मेरे भाई।
आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा अच्छा। है। जो हमारे लोग 10,000 के ऊपर जेलों में पड़े हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां आज तक जेलों में हैं, आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद नजर नहीं आते। इमरान खान साहब को झुकाने के लिए आपको बुशरा बेगम की उनकी बहनें, उनकी सारा खानदान आपको नजर नहीं आएगा मीडिया को, क्योंकि मीडिया जो है इस वक्त नहीं दिखाना चाहता आपके ऊपर जो प्रेशर्स हैं, इस वक्त जो मार्शल्ला है, जो कर्फ्यू है, हम आपकी मजबूरियां समझते हैं। अच्छा, मैं आपको चैलेंज करता हूं सर कि ये जो 10,000 का फिगर आपने कोट किया ना सर, देखिए देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो गलत हो, झूठ पे मबनी हो, प्रोपेगेंडा हो। अब 10,000 का जो फिगर आपने कोट किया सर, ये फहरिस्त आपने शेयर जरूर करनी, बेशक अपने सोशल मीडिया पे कर दीजिएगा। आपने बात कर ली, पाकिस्तान की तारीख में इतना जुल्म जबर तरबियत नहीं हुई जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ 2 साल से हो रहा है। हर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो FIR दर्ज हैं, जो लोग जेलों में पड़े हैं, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अराउंड 3,000 लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों में, जिनमें खवातीन, बच्चे, नौजवान, बूढ़े जेलों में बंद है। चलिए 10,000 से तो नीचे आया ना फिगर सर। नहीं मेरे भाई, 10,000 से भी ये ज्यादा होगा। ये जो मर्जी कर ले, माजी के अंदर फिरौन था, यजीद था, नमरूद था, जनरल जियाउल हक था, मुशर्रफ था, काजी फायजी से खुद जो अब आपके सामने है, इफ्तिखार चौधरी, नवाज शरीफ माफिया, ये लोग इबरत का निशान बन चुके हैं। आज भी जो फिरौन हम पर जुल्म जबर कर रहे हैं, अल्लाह हक है, ये इबरत का निशान बनेंगे। इमरान खान के साथ अल्लाह की मदद है, पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी है। कोई तरह, मैं फिर कह रहा हूं, ये जितने मर्जी जुल्म जबर कर लें, ना इमरान खान झुकेगा, ना पाकिस्तान झुकेगा। और मैं आज आपसे प्रोग्राम करूंगा, ये सिर्फ, अब मैं कह रहा हूं, जब दिया बुझने लगता है ना, तो एक दफा बहुत फड़फड़ाता है। अब ये जुल्म जबर की उन्होंने इंतहार कर दी, अदलिया गुलाम बना ली, इदारे गुलाम बना लिए, सिर्फ अपना जाली निजाम बचाने के लिए। इंशाल्लाह, वैसे तो मैं 30 नवंबर डेट दे रहा हूं, लेकिन 30 दिसंबर से पहले, आप मेरे भाई हैं, 30 दिसंबर आज लॉक कर लें, उसके बाद आप देखेंगे यही जो आज फिरौन बने हुए हैं, जो यजीद बने हुए हैं, जो जिनके अंदर जियाउल हक की रूह आ चुकी है, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, आप इनका इबरतनाक अंजाम अपनी आंखों के सामने ये 30 देखेंगे। दिसंबर के बाद क्या होने जा रहा है, बसा साहब जरा ये बता दीजिएगा। और फिर उसके साथ साथ मुझे भी बता दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ 4 धड़े बन गए हैं, को फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्राइमरीली एक PTI लंदन और PTI पाकिस्तान में तकसीम होने जा रही है? जरा इन सवालात का जवाब भी दीजिएगा। आपके 3-4 सवालात हैं, पहले ये सुन लें, इंशाल्लाह इमरान खान साहब फाइनल कॉल देने वाले हैं, और वो कॉल आएगी अडयाला जेल की। पूरा पाकिस्तान निकलेगा। ये जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हैं फॉर्म 47 वाले, हमारे टैक्सों से, हम इनको जो इदारे बैठे हैं, हमारे टैक्सों से तनख्वाही लेते हैं, जब तक बानी चेयरमैन PTI इमरान खान रहे। आपकी बात अली मीन गंडापुर साहब गायब तो नहीं होंगे? सुनिए, वो देखिए, मैं फिर कहूं, लीडर है एक जिसका नाम इमरान खान है। जिसने इमरान खान को छोड़ा वो इबरत का निशान बन चुका है। जो इमरान खान का गद्दार होगा, जिसने इमरान खान से धोखा करेगा, वो आज जहांगीर तरीन महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया। हाल ही में मंजूर होने वाली 26वीं आईनी तरमीम में इस्लामी बैंकारी को फरोग देने की गरज से 1 जनवरी 2028 तक मुल्की मईशत से रिबा या सूद को खत्म करने की कानून साजी भी शामिल कर ली गई है। और ये कानून साजी मौलाना फजल रहमान की कोशिशों की वजह से हुई है, जिस पर मुफ्ती तकी उस्मानी ने उन्हें खूब सराहा है। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर जारी अपने मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने कहा कि आज मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने जिस दानिशमंदी से इस मौके पर मुल्क व मिल्लत की रहनुमाई की, उससे कई इस्लामी मकासद हासिल हुए और मुल्क शदीद सियासी इंतशार से बच गया। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सूद के खात्मे, वफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला हल हुआ। अब रिबा या सूद के खात्मे की बात पहले भी की जाती रही है। ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में भी सूद के खात्मे की बात होती रही, लेकिन रिबा या सूद का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका। फिर 1992 में सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत ने अपना फैसला सुनाया था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और फिर यह मामला अदालतों में गुज़श्ता 30 बरस घूमता रहा। फिर इसके बाद वफाकी शरई अदालत ने 2022 में हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तानी मईशत से 2017 इस्लामी अहकामात के मुताबिक सूद के निज़ाम को ख़त्म करने से मुतालिक फ़ैसला दिया।
लेकिन रिबा या सूद के खात्मे में अब तक कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आई। लेकिन बहरहाल मौलाना ने आईनी तरामीम में रिबा या सूद के खात्मे की शिक शामिल कराई है, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस पर अमल नहीं होता तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब बाज़ कानूनी माहिरीन की राय में अगर 1 जनवरी 2028 तक आइन के मुताबिक सूद का निज़ाम ख़त्म ना हुआ तो कोई भी उठकर कह सकता है कि यह आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और इस सूरत हाल में एक पूरा आइनी बहरान पैदा हो सकता है। लेकिन जब वफाकी शरई अदालत ने जो सूद को ख़त्म करने का फैसला कोई अमल नहीं हुआ तो मुमकिन है अब की बार भी सूद का खात्मा ना होने पर कोई मसला ही ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामी बैंककारी तो हो रही है लेकिन उसके साथ साथ जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो इस्लामिक बैंककारी के काउंटर्स खोल के पैरेलल दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो अब हो सकता है कि पैरेलल 2 निज़ाम शामिल कर लिए जाएं और मुकम्मल तौर पर सूद का खात्मा ना हो सके, इसके लिए कोई मुतबादिल इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि इसके लिए जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड IMF या दीगर इदारे हैं पाकिस्तान को जो है कर्ज देते हैं और उस पर सूद अदा करना होता है, तो इस पर इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा। ऐसे में इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात बरकैफ मौजूद हैं। बिजली के बिलों को फिर से पर लगने जा रहे हैं। गरीब आवाम पर फिर से महंगी बिजली का अजाब पड़ने वाला है, क्योंकि हुकूमत ने बिजली बिलों में रियायत ख़त्म कर दी है और 9 से 29 रुपये फ़ी यूनिट तक नया टैरिफ लागू कर दिया है। अब रवा माह से नए महंगे टैरिफ के तहत बिल भेजे जाएंगे। प्रोटेक्टेड सारिफिन को 1 से 50 यूनिट तक 9 रुपये 93 पैसे, 51 से 100 यूनिट तक 13 रुपये 64 पैसे, 101 से 200 यूनिट तक 29 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट चार्ज होगा। इसके अलावा बिजली के बिलों पर जुर्माने की पॉलिसी भी तब्दील कर दी गई है। मुकर्रर तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर 5%, जबकि ज़्यादा रोज़ गुजरने पर 10% सरचार्ज लगाया जाएगा। अब हुकूमत ने बिजली के बिलों पर आर्जी रिलीफ दिया, जो फिर से तकलीफ में बदल रहा है कि गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम करे, अदरवाइज़ गरीब तो रुल के रह जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।